सुशासन महोत्सव 2024, मुख्य प्रायोजक पूनावाला पिनकॉर्प और सह प्रायोजक गोवर्धन इको विलेज। तो इस सुशासन महोत्सव के दूसरे दिन का अगला सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में आप सभी का स्वागत। इस सत्र में आपसे संवाद करेंगे रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय जी सहस्रबुद्धे। मैं विनय जी से अनुरोध करता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपा करके मंच पे आइए। उनसे संवाद करेंगे देवेंद्र पै जी। म्हालगी प्रबोधिनी के अभी आपने फिल्म देखी तो उसमें उसका एक आयाम है IIDL, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो वो अभ्यासक्रम कोर्स चलता है, तो उस कोर्स के डायरेक्टर देवेंद्र पै, उनका भी सत्र में स्वागत है। संक्षेप में मैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। मूलतः विनय जी ठाणे मुंबई के निवासी हैं। गत कुछ सालों से दिल्ली के भी निवासी हैं। आदरणीय विनय जी राजनीति शास्त्र एवं लोकतांत्रिक विषयों के जाने माने अभ्यासक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। विनय जी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और संसद से जुड़ी हुई अनेकों समितियों में आपने अलग अलग दायित्व निभाए हैं। ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था, इस संस्था के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने पूरी यशस्विता के साथ निभाई है। ICCR का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में आपने भारतीय संस्कृति एवं भारतीय कला का प्रचार प्रसार किया है। वर्ष 2014 से 2020 तक इस कार्यकाल में डॉक्टर विनय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर उनका परिचय देना हो तो रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, जिस संस्थान का डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने अभी देखी, तो प्रबोधिनी की जब से स्थापना हुई 1982 से, तब से विनय जी इस संस्थान में एक प्रशिक्षक, एक प्रबोधक और एक प्रशासक के नाते कार्यरत है। प्रबोधिनी के आप संस्थापक महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी को एक जनप्रतिनिधियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाली संस्था के रूप में एक अच्छी पहचान देने में विनय जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विनय जी वर्तमान में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष हैं। मराठी, हिंदी, इंग्लिश समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में नियमित लेखन विनय जी करते हैं। सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों पर अनेक पुस्तकों का लेखन भी विनय जी ने किया है। मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में डॉक्टरेट की, PhD की उपाधि विनय जी ने प्राप्त की है। तो एक उत्कृष्ट प्रशासक, उत्तम प्रशिक्षक, विचारक, चिंतक और अभ्यासक, अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे सबके सामने उपस्थित है। तो मैं गोवर्धन इको विलेज के आदरणीय गौरांग दास जी को अनुरोध करता हूँ कि विनय जी सहस्रबुद्धे जी का स्वागत करें। सुशासन की अगर हम कल्पना करें कि सुशासन की एक कोई पाठशाला है, तो उस पाठशाला के हेडमास्टर ज़रूर डॉक्टर विनय जी सहस्रबुद्धे होंगे। तो ऐसा वक्त हमारे सामने उपस्थित है। तो मैं अगले सारे सूत्र देवेंद्र पै जी को प्रदान करता हूँ। देवेंद्र जी, धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। विनय जी, सत्र में आपका स्वागत है। विनय जी का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और विनय जी के केस में मैं कहूँगा वो सिर्फ लंबा नहीं बल्कि चौड़ा भी रहा है। ही हैज़ कवर्ड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ टाइम। आपने आपके करियर की शुरुआत स्टूडेंट एक्टिविज्म से की, आप पूर्णवेल कार्यकर्ता रहे, संगठन मजबूत किया,
जिसके पश्चात योर फर्स्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट वाज यशदा, विच इज़ अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन महाराष्ट्र। जिसके पश्चात आप रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के पहले एग्जीक्यूटिव के रूप में आपने ज्वाइन किया, एंड यू वेंट ऑन टू बिकेम द डायरेक्टर जनरल एंड इवेंचुअली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी। आपने बीजेपी में ट्रेनिंग सेल में काम किया, आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गुड गवर्नेंस सेल को शेप करने में, एंड यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप India's first political party's public policy research center, which is very unique to the party. आप राज्यसभा के एमपी भी थे, आप उस समय एचआरडी कमेटी के चेयरपर्सन थे, आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, आप मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के प्रभारी थे, जिसके पश्चात आपने आईसीसीआर के 2 टर्म्स भी कंप्लीट किए। सो यू हैव कवर्ड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, एंड मेरे प्रश्न ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में जो भी चीज़ें उस बारे में होगी। आपका सबसे जो मेन परिचय होता है कि आप रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष है, जैसे इन्होंने कहा कि सुशासन की पाठशाला आप ही से शुरू होती है, एंड इट वोंट बी रॉन्ग इफ आई कॉल यू द ट्रेनिंग मैन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस? Well, I think most of the problems that go along with the disenchantment with the idea of democracy that we are seeing in many parts of the world, wherever democracy has been dwindling in a way, because there are countries which were very strongly democratic at once, and then today the democratic credential may not be as glittering as they should be. So this particular phase in the democratic life of several countries comes because of the lack of capacity building mechanism, which is, or which should be ideally inherent to the idea of democracy. See, democracy is all about gathering votes and establishing that you are popular. And when you get elected, you naturally establish that you are popular, which is why you have got elected. But popularity is one thing, and ability to govern is a different thing altogether. And to consider that both the things will go hand in hand, I believe is a little example of naivety or innocence kind of. And therefore, this need was perceived by a person no less than Pandit Deendayal Upadhyay in the 70s, in the 60s, late 60s especially. और दीनदयाल जी को ये लगा था कि जनतंत्र में केवल चुनकर आना पर्याप्त नहीं है, चुने हुए लोगों को अगर शासनक्षम बनाना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा होगा, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करना पड़ेगा। और वो अलग से प्रयास तो स्वाभाविक रूप में प्रशिक्षण का ही होगा, क्षमता विकास का ही होगा। और जो बात दीनदयाल जी को आज से कितने 6 दशक हो गए, उसके पहले ध्यान में आई थी, वो अभी 1 दशक पहले कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की एक बहुत विख्यात विदुषी है, डॉक्टर पीपा नॉरिस। उन्होंने एक डेमोक्रेसी के बारे में एक यूनिफाइड थियरी लिखी है, और यूनिफाइड थियरी में डॉक्टर नॉरिस ये कहती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सिंपली टॉकिंग अबाउट लिबरल values is not enough. They are critical, no doubt. But then liberal values require to be also going hand in hand with an efficient statecraft. अब ये efficient statecraft कैसे बनेगा? जब statecraft को चलाने वाले जो है वो efficient होंगे तो statecraft भी efficient होगा। मगर ऐसा नहीं होता दिखाई देता कई बार, जिसके कारण वो येस मिनिस्टर हमने टीवी सीरियल देखी है कि जिसमें नाम तो येस मिनिस्टर है मगर वाकई में तो येस सेक्रेटरी है वो। तो ये जो विडंबना हो जाती है, उसका कारण हम कई बार जनप्रिय नेताओं को चयनित करते हुए अक्षम नेताओं का भी चयन करते हैं। तो जनप्रियता और क्षमता दोनों का समन्वय बिठाने की कोशिश, उसका नाम है रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी। सर, आपने स्टेट क्राफ्ट की बात की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की। प्रबोधिनी में कुछ साल पहले उस समय के हमारे राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे,
तो मन से उन्होंने कहा कि उनको फ्लैशबैक हो रहा है, उन्हें याद आ रहा है कि कभी वो यहाँ पे ट्रेनी करके आए थे, कभी वो यहाँ पे ट्रेनर करके आए थे। तो ये प्रबोधिनी में किस किस्म की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में अगर आप यहाँ पे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा। वैसे काफ़ी कुछ वो डॉक्यूमेंट्री में शायद आया है, बट स्टिल देखिए ना, क्षमता विकास की जब हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों की अहम आवश्यकता प्रतीत होती है। फर्स्टली मोटिवेशनल ट्रेनिंग। I mean, why am I in politics? Tomorrow, if somebody tells or asks a question very bluntly that why are you in politics? So naturally, the refrain would be to serve the people. And then a young person of your kind really asks me, is it true that you are here only to serve the people? Because such piercing questions will make me look inward and search whether my motives are really translated into reality, or if there is a distance between what I say and what I do. And therefore, this sense of purpose is something very critical for any public sphere, for that matter, more particularly for politics. और इसलिए राजनीति में मैं आया हूँ, चुनाव में लड़ता हूँ, तो मैं किस लिए लड़ता? केवल एक पद पाने के लिए या जनसेवा के लिए? अगर मैं जनसेवा के लिए लड़ता हूं तो क्या उसके लिए मैं क्षमतावान हूं? ये सारे सवाल उसके साथ साथ निकल कर आते ही आते हैं, एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। एंड देयरफॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कम्स द मोटिवेशनल ट्रेनिंग, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। एंड नो मैटर व्हाट आइडियोलॉजी यू परसू, मोटिवेशन and unfortunately there is nothing like a continuous supply chain of motivation. तो ये मोटिवेशन का निरंतर आपको एक एहसास होता रहना ये जरूरी है, जो प्रशिक्षण के माध्यम से हम कराते हैं। वी काइंड ऑफ होल्ड ए मिरर बिफोर द ट्रेनी एंड मेक हिम लुक इनवर्ड, मेक हिम आस्क क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड हिज और हर political enterprise for that matter. So motivational training. Second is functional training, because whatever am I supposed to do, whether as a minister or as a member of parliament or as a Jilla Parishad member or whatever, then there are certain rules, regulations, certain acts, certain legal provisions, procedures. All these things I need to know in great details, whether I know about them or not. That is taken care of through some kind of a functional training. And the third one is skill training. Because I have to be a good orator, a good speaker, a good writer. I have to face media. I have to have some command over at least my mother tongue, and if possible on Hindi and English as well. So my language skills, my presentation skills, my management skills as well, because I have to manage my own routine, which is not so very easy in a demanding, increasingly demanding kind of a politics. So all these things form a part of our training agenda. सर, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने एक गांव अडॉप्ट किया था और उसमें आपने कई सारे इनिशिएटिव्स लाए जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें भी हुई। आप उस बारे में कुछ हमें बताइए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का एक आग्रह सभी सांसदों को रहा है कि आप सांसद भले बने, मगर आपका एक जुड़ाव ग्रामीण परिवेश से होना चाहिए, और इसलिए आपने कम से कम एक गांव गोद लेने के लिए एक मानसिकता बनानी चाहिए और विकास करना चाहिए। तो उस दिशा में हमने एक प्रयास किया था और परिवर्तन करने की कोशिश भी की। मगर गांव में जो परिवर्तन होता है, कहीं भी गांव में, शहर में, तो एक दृष्टि से उसकी गंगोत्री मानसिकता में परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है। आज कई बार देखने में आता है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध है, मगर लोग लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रोजगार की और प्रतिष्ठा की उनकी अपनी कुछ कल्पनाएं हैं। महात्मा गांधी जी ने कोई बेवजह श्रम प्रतिष्ठा पर बल नहीं दिया था। हम हर किसी काम को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर वो फिजिकल परिश्रम का काम है तो उसको कहीं ना कहीं हम कम आंकते हैं, जो बहुत गलत है। तो वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये होने की कोई ज़रूरत नहीं। वी आर ऑल वाइट कॉलर एंड वी आर ऑल इक्वली ब्लू कॉलर फॉर दैट मैटर। मगर ये होता नहीं। इसके कारण कई समस्याओं के
समाधान निकालने का काम भी बड़ा पेचीदा होता है। ये एक लर्निंग उस प्रक्रिया में हमने पाया। दूसरा होता है कि अपना कुछ स्टेक होल्डिंग होना, जो कल भी एक चर्चा में आया, शायद नड्डा जी ने ही अपने भाषण में बोला था कि जब शौचालय की योजना में, शौचालय बनाने में व्यक्ति को भी अपना कुछ योगदान देना पड़ा, तब उसको एक स्टेक होल्डिंग की भावना आई कि ये मेरा शौचालय है, तो उसके लिए वो काम करने लगा। तो ये भी एक बहुत आवश्यक पहलू उसमें निकल कर आता ही है। और तीसरा ये है कि आज लोगों को कई बार ऐसी भी मानसिकता होती है कि सारी चीज़ें सरकार ने करनी है, मैंने कुछ नहीं करना। और इसी की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए, जैसा कि हम सभी का आकलन होगा ही, कि प्रधानमंत्री जी ने अपने विचारों के प्रकटीकरण का प्रारंभ सबका साथ सबका विकास के 3 साल बाद उन्होंने जोड़ा, 4 साल बाद, कि सबका विश्वास, और अभी 3 साल पहले जोड़ा सबका प्रयास। यानी प्रयास केवल सरकार करेगी, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा, ये नहीं चलेगा। उसमें मेरी सहभागिता, भागीदारी, पार्टनरशिप, इसकी भी अपनी एक भूमिका है। और उस दृष्टि से ये जो एक क्रमशः प्रधानमंत्री जी ने एक दृष्टि से जन शिक्षा के पद्धति से, पब्लिक एजुकेशन की पद्धति से लोगों को एक एक घुट्टी पिलाई, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी दृष्टि है, सोच है। इसको हमने समझना चाहिए कि सबका प्रयास, ये भी बहुत ज़रूरी है। सर, एक थोड़ा डिविएट करके प्रश्न पूछूंगा। वी डोंट जनरली फाइंड पॉलिटिशियंस और पीपल इन द गवर्नेंस टॉकिंग अबाउट आर्ट, बट यू हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट दैट politicians, elected representatives and people who govern need to understand appreciating art. ऐसा क्यों है सर? Well, not just art. A politician required to understand a little bit of science as well, a little bit of law as well. He is considered to be a master of all. तो मास्टर होना तो कठिन है, कम से कम जैक ऑफ ऑल होने की तो कोशिश करें, सबकी थोड़ी थोड़ी साक्षरता रहे। अभी राजनेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो फाइन आर्ट्स के एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया जाता है, और खाक आपको समझता नहीं ये एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग क्या है, मगर हाथ ऐसा पीछे घुमा के, गर्दन ऊंची करके, ओ वाह, ऐसा आप बोलते हैं। उसका कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप की वंचना है, ये दाम्भिकता है। तो आप बोल दीजिए ना कि ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, मगर आप मुझे समझाइए, कोई गलत नहीं उसमें। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि आज क्या हो गया है, इन दी इंक्रीजिंगली परसेप्शनल वे ऑफ थिंकिंग दैट इज डोमिनेटिंग ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन अ वे अच्छा दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। अच्छा होना, इसकी महानता कम हो गई है। और इसलिए फिर आसान क्या है? अच्छा दिखना आसान है, इसलिए तो ब्यूटी पार्लर्स बढ़ रहे हैं। सही है ना? तो अच्छा दिखो, अच्छा हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक धारणा बन गई है। हम मानते हैं, देखिए भारतीय चिंतन क्या कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा चिंतन सुंदरम शिवम सत्यम नहीं कहता। हमारा चिंतन ये कहता है जो सत्य है उसी में शिवत्व है और उसी में सुंदरता भी है। इसको अगर हम समझेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये जो भ्रांति बनाने की कोशिश होती है ना, कि मैं अच्छा दिखूँ, कम से कम फेसबुक पर झलकूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है फेसबुक से, ज़रूर उसका उपयोग करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू बी गुड फर्स्ट एंड देन ऑल्सो अपीयर टू बी गुड। बट if we consider that whatever appears is good, then we are making a mistake. And we are making a grave mistake if we consider that those who are not appearing good are not good. And therefore, let us save ourselves from committing these grave mistakes. So you are also the president of the committee which is reviewing the cultural policy in Maharashtra. Would you like to share some of your observations as a part of your understanding and research? ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में एक कल्चरल पॉलिसी अडॉप्ट की थी, सांस्कृतिक एक नीति, मगर अभी 12-13 साल हो गए तो सरकार को लगा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और एक नई नीति बनाना ज़रूरी है, पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। तो हमारे कल्चर मिनिस्टर है सुधीर मुनगंटीवार, उनके नेतृत्व में एक समिति बनी जिसका मैं कार्याध्यक्ष हूँ, आई एम द वर्किंग प्रेसिडेंट, और 10 सदस्यों की ये समिति है। और हमने देखा कि बीते 10-15 सालों में बहुत परिवर्तन आया हुआ है
और अभी जिस मुद्दे की चर्चा हम लगभग फाइनल कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि ये एआई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने इतना डिसरप्शन लाया है कि अभी तो फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें से लेखक, कवि, संगीतकार सबकी छुट्टी हो सकती है और मैं बैठे बैठे सारे रोल प्ले कर सकता हूँ। मैं ही पटकथा लिख सकता हूँ, मैं ही गीतों की रचना कर सकता हूँ, क्योंकि एआई को आप आदेश दीजिए वो गीत प्रस्तुत करेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऐसी स्थिति में इन विधाओं पर, चाहे वो थिएटर है, आर्ट है, लिटरेचर है, क्या परिणाम होगा इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसकी चर्चा में एक बिंदु आया जो सारे साथियों के आकलन के लिए उपयोगी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में दुर्भाग्यवश सकारात्मक बातें जितनी डिजिटल दुनिया में है उससे कई गुना अधिक नकारात्मक बातें हैं। तो इसका इलाज केवल इतना ही है कि जितनी हो सके हम सकारात्मक बातें उसमें भरते जाएं, लिखते जाएं, उसको स्टोर करते जाए, कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया का उसको हिस्सा बनाते जाए। ये हम करेंगे तो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऐसा अगर आप कमांड देंगे तो आपको कुछ अच्छी बातें भी सामने आएगी। अन्यथा बहुत सारा नकारात्मकता से भरा हुआ ये विश्व है और हमारे बारे में कॉलोनियल सोच का परिणाम होगा, बाकी कुछ चीज़ें होगी और हमें एक आत्म प्रताड़ना की एक आदत लगी, सेल्फ फ्लैगेलेशन। हम अपने आप को इतने बार कोसते रहे कि जिसके कारण और कोई कोसता है तो हमें लगता है वो तो बड़ा स्वाभाविक ही है। और इसकी इस दुर्गति की परिसीमा तो यहाँ तक गई कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वंस अपॉन ए टाइम सम 23 years बिफोर they organized a seminar and the subject of the seminar was bride burning and son preference traditions in India. Can you imagine? But this is how they are bringing a bad name to our great culture, sadly. And one of the reasons is that we are inarticulate, we are passive, we are not assertive, and therefore we also need to blame ourselves. Vinay ji, if I remember rightly, you played a very important role in organizing perhaps the first ever BJP Chief Minister's Conclave way back in 2009-2010. सुराज संकल्प उसका शायद हमने नाम रखा था और इट वाज अ यूनिक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद से अभी वो रेगुलरली हो रहा है। पिछले साल भी पार्लियामेंट सेशन के वक्त ये कॉन्क्लेव हुई थी। तो what was the thought process in starting such an activity and initiative? Because it was the first of its kind at that point of time. There was no precedence. ऐसा है उस समय, और आपने काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा की बातें भी कही, ट्रेनिंग मैन वगैरह, ऐसा कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं होता। ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है कि इसको ये काम दिया चाहिए, इसको ये काम, तो ये काम हमारे पास आया, किसी के पास भी आ सकता था, कोई भी कर सकता था, या हमने किया। So let us not create an impression that it is everything because of one person, in this case me, not at all. हमारे शिखर नेतृत्व ने उस समय सोचा कि हमारे सारे मुख्यमंत्री, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, विभिन्न मंत्री अपने अपने विभाग का कामकाज संभालते संभालते इकट्ठा आए, नोट्स टैली करें, अनुभवों को आदान प्रदान करें, एक दूसरे से सीखे, और इस पद्धति से ये स्वराज संकल्प नाम का एक चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2010 में हुआ था। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, बाकी मुख्यमंत्री भी आए थे, मंत्री भी आए थे, बहुत अच्छे तरीके से सारी रचनाएं हुई। तो बेसिक कल्पना इसमें इतनी ही है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी को अगर मैं कोट करूं तो प्रधानमंत्री जी कई बार एक उदाहरण देते हैं, और बड़ा सटीक उदाहरण है कि वडोदरा संस्थान में जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का राज था, जो सुशासन के लिए मशहूर था, तो उनके पूरे राज को कहा जाता था कि ये गायकवाड़ी एरिया है। तो गायकवाड़ी एरिया में जितने सारे गांव होते थे उनकी कुछ विशेषताएं रहती थी कि गांव है तो वहाँ पर कुआं होगा, गांव है तो वहाँ पर और 2 चीज़ें होगी, गांव है तो वहाँ पर 3 और कुछ बातें होगी। तो गायकवाड़ी के अंदर के जितने गांव हैं उनके एक दृष्टि से विलेज गवर्नेंस के बारे में कुछ मानक तय हुए थे और उनके अनुसार उनके प्रशासनिक ढांचे को बनाया गया था।
प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह रहता है कि भाजपा का राज्य है, इसका मतलब ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, ये 10 चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप करिए। और ये डेमोक्रेटिक पद्धति से वो मुख्यमंत्री को ही अपील करते हैं कि आप सब मिलकर तय करिए कि क्या होना चाहिए, और उस पद्धति से हम करते हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक राज्य की अच्छी योजनाएं, अच्छे प्रयास, सफल क्रियान्वयन, अन्य राज्यों ने उसका अनुकरण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने गुजरात के डैशबोर्ड का उदाहरण देखा। मैं स्वयं और पीएम साहब ने कई लोगों को अपील किया, आप जाइए, देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। और मैं गया था भूपेंद्र भाई पटेल के कार्यालय में कि आपका वो डैशबोर्ड मुझे दिखाइए। एंड यू नो व्हाट आई केम अक्रॉस, ही आस्क्ड मी कि आप पूछिए आपको क्या देखना है। तो अभी मैं क्या बताऊं, मैंने कहा कि सूरत के बस स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस अड्डे से जो बस चलती है वो कैसे जाती है, इसका आप यहाँ बैठ के कैसा देखते हैं। तो उन्होंने वो पूरा नक्शे में सूरत पर कर्सर लिया, वहाँ के बस अड्डे पर लिया और बस अड्डे का चित्र आया, और उन्होंने कहा कि आप किसी भी, ये सारे बसेस यहाँ पर हैं, कोई भी एक नंबर बताइए बस का। तो मैंने एक नंबर बताया, तो वो बस कहाँ से कहाँ चली है वहाँ पर कैमरा गया, और सूरत से वो बस चल रही थी वलसाड़ की ओर, तो वो बस भी मुझे दिखाई दी और उसका समय बताया गया था कि इतने समय में चलनी चाहिए, उतने समय में वो चली थी। दिस इज़ व्हाट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स। तो ये है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केवल ये नहीं, स्वयं पूर्ण गोवा यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है कि पूरा गोवा अगर आत्मनिर्भर बनना है तो गोवा कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। पहले गोवा का गांव आत्मनिर्भर बनना चाहिए, गांव बनना चाहिए तो व्यक्ति भी बनना चाहिए। तो उस पद्धति से एक नई शब्दावली का प्रयोग पीएम साहब हमेशा करते हैं, वो है सैचुरेशन। उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी एक गांव में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुल मिलाकर 123 लोगों को वो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो पात्र लोग हैं, और अब तक केवल 92 लोगों को मिला है, तो बचे हुए जो है उनको वो मिलने के लिए आपने क्या करना चाहिए? वो जो प्रयास आपको करना है उसका नाम है सैचुरेशन। नॉट ए सिंगल पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर scheme, the benefit of that scheme should remain without the benefits being taken to him or her. ये होता है सैचुरेशन। तो ऐसी तरह तरह की कल्पनाएं आई जिसका वहाँ पर जिक्र होता गया, और लोग एक दूसरे के साथ बैठकर ODOP, अभी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने हमें कहा, अभी हर राज्य ने ODOP कर लिया। महाराष्ट्र में भी ODOP के दिशा में बड़ा है प्रयास, मध्य प्रदेश ने भी किया है प्रयास। तो ये सारा जब होता है तब हम अच्छे और अधिक अच्छे सुशासन की ओर बढ़ने की कम से कम कोशिश करते हैं, विच इज़ सो वेरी क्रिटिकल। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं बैठता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी जो भी मंत्री पद है, और जो आजकल तो रेड बीकन की कार भी चली गई, वो बीकन भी हट गया, मगर वो कई लोगों को लगता है कि वो सलामी गारद देते हैं, बस उसी में मेरी ज़िंदगी बन गई। तो पीएम साहब हम सबको कहते हैं कि थोड़ा ऊपर उठिए, सलामी गारद वगैरह तो अपनी पद्धति की बातें होती है, उससे कुछ नहीं होता। वाकई में होना चाहिए कि ज़मीन पर आप सुशासन को उतारिए, वो एक क्षमता रखिए और वो एक आकांक्षा मन में बनाइए। So throughout the 2 days from yesterday and today, we have been hearing so many good examples of Sushasana governance by the different people who have come here. So it won't be wrong to say that BJP is a party with a difference, but it also does Sushasana with a difference. And what is the reason? मतलब ये चीज़ हम अधिकतर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में देखते हैं कि एक सुशासन में कुछ हट के सुशासन होता है, या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसमें तो एक स्टैग्नेंसी थी, सिमिलर पॉलिसीज कर रहे थे। शायद एक कारण ये है कि बीजेपी पीपल, इफ आई मे से वेरी हम्बली, आर मोर इंस्पायर्ड, मोर मोटिवेटेड, एंड देयर इज ए फोर्स दैट कीप्स देम ऑन द टेंटर हुक्स बाय सप्लाइंग मोटिवेशन टाइम एंड अगेन। तो इसलिए फिर मंत्रियों को पूछा भी जाता है, हमारे पार्टी में भी सांसदों को भी पूछा जाता है कि आपने क्या किया, कैसे किया, किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया। ये क्यों होता है? क्योंकि सवाल पूछने वाले भी जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ तो मेरे पास जवाब की हिम्मत होनी चाहिए ना, वो नहीं होती तो मैं आपको भी सवाल नहीं पूछता। तो ऐसा नहीं है। बीजेपी में और बीजेपी शासित राज्यों में जो भी जिसके पास जो दायित्व दिया है वो निश्चित रूप में अपेक्षा रखता है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, यू हैव टू टेल मी व्हाट डिफरेंस यू हैव मेड।
और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो मोटिवेशन है कुछ अलग करने की, कुछ हटकर करने की, कुछ कर गुजारने की, हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी नेता ने सही कहा था कि आप मंत्री बनेंगे और कुछ बनेंगे तो आपके कार्यालय में एक बोर्ड रहता है ना, पहले कौन मंत्री रहे उसका एक पूरा नामावली रहती है और उसमें आपका भी नाम दर्ज होता है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मेरा भी नाम आ गया, अभी महाराष्ट्र का मैं फलाना फलाना मंत्री बना। तो ये तो आ जाता है जी, उसमें कोई बहुत महारत नहीं है। बट वेदर यू हैव मेड एनी डिफरेंस एंड इफ सो हाउ, इफ नॉट व्हाई, इन सवालों के जवाब देने की अगर क्षमता हमारे में बनती है तभी जा कर के आप एक मिनिस्टर विथ ए डिफरेंस भी हो सकते हैं। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द आइडिया ऑफ पार्टी विथ ए डिफरेंस एज आई अंडरस्टैंड। विनय जी, आप आईसीसीआर के अध्यक्ष थे 2 टर्म्स के लिए और आईसीसीआर अध्यक्ष करके आपका विदेश में काफ़ी प्रवास हुआ और वहाँ पे भी आपने गवर्नेंस का अनुभव लिया ही होगा। तो क्या आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगा कि भारत कई गुना आगे है इन कुछ देशों से, या आपको ऐसा भी लगा होगा कि ये चीज़ भारत में हमने करनी चाहिए? ऐसे कुछ 2-3 उदाहरण दे सकते हैं? दोनों तरीके के उदाहरण हैं, मगर सूत्र रूप में अगर कहना है कि भारत का भारत पना कहाँ है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे यहाँ जो होता है, जैसे कल मनसुख भाई मांडविया ने जो कहा कि हमारे यहाँ अपने कर्तव्य के प्रति एक सामान्य बोध होने के कारण डॉक्टर्स कोरोना काल में भी काम पर आते रहे, उपचार करते रहे, अपनी जान जोखिम में डालते रहे, जो कई अन्य देशों में हुआ नहीं। तो ये भारत की तो विशेषता ही है। अभी एक बात कही गई कि इंडियन नर्सेस एंड इंडियन डॉक्टर्स आर इन ग्रेट डिमांड। आई वुड ऐड इंडियन टीचर्स आर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। भारत के शिक्षक कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि वो छात्र के साथ संबंध एक अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हैं। टीचर टॉट रिलेशनशिप इज द मेन स्टे ऑफ आवर ओरिजिनल इंडिक थॉट ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा चिंतन इसके साथ जुड़ी हुई है। इसका हमें जब एहसास होगा तब हम उसके ऊपर और अधिक एसर्ट करेंगे और अधिक अच्छे पद्धति से उसको हम विश्व भर में एक दृष्टि से प्रचारित प्रसारित कर पाएंगे। आज पूरा विश्व सही मायने में, केवल अपने को अच्छा लगे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ग्लोबली पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड वी नीड टू रियलाइज दिस बिकॉज दिस इज एन ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल ऑफ अस. It is not just on the Prime Minister or on some few ministers. It is upon every other Indian to rise to the expectations of the global community. ये जरूरी है. उस मायने में करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बारे में गलत धारणाओं को निरस्त करना, एक दृष्टि से ये सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है. एंड सॉफ्ट पावर इज़ टू इम्पॉर्टेंट ए सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट अलोन. हमारे इतने NRI हैं, हम सब विदेश में जाते हैं, हमारी भी एक भूमिका होनी चाहिए ना. वेदर यू वांट इट और नॉट, पीपल आर लुकिंग एट यू एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव. सो वॉट एवर यू डू और वॉट एवर यू डू नॉट डू अक्रूज टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया. तो इसके लिए हमने बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए. हमारे मतलब जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसके बारे में हम बहुत लंबी चर्चा भी करते हैं, वो मेरे व्यवहार से भी तो झलकनी चाहिए ना. वो कई बार झलकती नहीं. विदेश में भी हमारे जो बंधु हैं, काम करते हैं, वो तेलुगु एसोसिएशन में जाएंगे, मराठी एसोसिएशन में जाएंगे, गुजराती एसोसिएशन में जाएंगे, मगर इंडियन एसोसिएशन में हमेशा आएंगे और उसी भाव से आएंगे. शायद ऐसा नहीं होता. तो ये होना चाहिए. हम अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करेंगे, दिवाली मनाएंगे और भी कुछ त्यौहार करेंगे, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उत्सव में भी हम सभी ने जाना चाहिए. वो क्या हमारे समाज के कुछ विशिष्ट बंधुओं ने ही करने का उत्सव है क्या? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे नहीं थे? हम सबके थे. तो ये भाव कम से कम बाहर विदेश में, देश के अंदर भी और बाहर भी हमारी व्यवहारिक भूमिका के माध्यम से झलकेगा तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा. अभी विदेश में जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाए जाते हैं, हमने ICCR में उसका एक सर्वे किया,
There are many wrong things that are being spread. It's a canard. In one of the textbooks, it has been written that India is the home of various ways of worships, and prominent among them are Hinduism and Brahmanism. Now, who is going to contest this? It is for all of us to contest this. There is nothing like Brahmanism. It's a canard. You are spreading a false thing. ये हम नहीं करना चाहिए. हमारे पड़ोसी राष्ट्र इसके बारे में बहुत सक्रियता से करते रहते हैं. हमने नेशनल लाइब्रेरीज का एक सर्वेक्षण किया, तो थाईलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पर हमारे डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट भेजा कि इन दैट लाइब्रेरी विच हैज a 6-story बिल्डिंग इन बैंकॉक, one complete floor is occupied by books on China. And how about India? Just 2 cupboards. Is it commensurate with the stature of India? It is not. But who will change it? Not just the ambassadors. We all will have to realize that it is for everybody to work towards that. हम विदेश में जाते हैं, किताबें लेकर जाएं, कुछ और करें, इस पद्धति से देश के बारे में बात करें, प्रस्तुति करें कि जिसके कारण इंडिया के प्रति जो आकर्षण है उसके साथ साथ एक आकलन भी बनेगा. आकर्षण बहुत है. वी एंजॉय ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गुडविल, बट along with goodwill, people also need to be told what India is, and therefore the understanding of India requires to be enhanced many-fold, and that is the responsibility of each one and everyone. Vinay ji, I'll head towards the last question. आप संगठन में भी काफ़ी सीनियर लेवल पे आपने काम किया. यू हैव इंटरैक्टेड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इवन व्हेन ही आल्सो हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द संगठन. इवेंचुअली ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर और फिर प्रधानमंत्री बने. आई रिमेंबर योर बुक वाज आल्सो, योर फर्स्ट बुक वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन मुंबई. तो आपको मोदी जी का बहुत सहवास भी मिला है. तो क्या आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं कि आपके और मोदी जी के कॉन्वर्जेशन में आए थे या आपने उनसे कुछ सीखा? सो व्हाट इज़ योर मोदी स्टोरी, विनय जी? Well, if one scans through all his speeches, the kind of food for thought that he has given to us is remarkable. I mean, अभी दिव्यांग ये शब्द किसने दिया? मोदी जी ने दिया. उसके पीछे एक सोच है ना. कोविड-19 के काल में जब हम सब एक हताशा के दौर से गुजर रहे थे, तब आत्मनिर्भरता ये संकल्पना किसने दी? मोदी जी ने दी. विकसित भारत की संकल्पना, अमृतकाल, ये किसने दिया? देखिए, ये केवल संकल्पना है, यानी केवल शब्द नहीं है. शब्दों के पीछे जो गहन चिंतन है उसका एहसास हमने करना चाहिए. And he is, for example, I don't think whether he has said so many things about gender justice and issues like that. Perhaps he might not have even used the term gender justice. But then, in one of his Independence Day speeches, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने घर के लाडले बेटों को भी थोड़ा डिसिप्लिन लगाइए. अगर किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है तो वो कोई पुरुष ही कर रहा है ना. और ज़्यादातर तो युवा जो रात्रि अपरात्रि कहीं कहीं भटकता रहता है वही तो करते हैं. तो आप आपके घर की लड़की को तो बोलते हैं कि भैया, कि बहन जी आप जल्दी घर आइए, 7 बजे के पहले आइए, अंधेरा होने से पहले आइए. और बेटे को नहीं पूछते. तो बेटे को भी पूछने कि वो इतनी देर रात क्या करता रहता है, कहाँ गुलछर्रे उड़ाता रहता है, उसको भी पूछिए, उसको भी डिसिप्लिन लगाइए. दैट वॉज हिज मैसेज अबाउट जेंडर जस्टिस एज वेल. तो ये है. अभी परसों उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में कहा कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अपने बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है. अभी इसमें पेरेंटिंग का कितना बड़ा एक बिंदु उन्होंने जाते जाते हमें समझाया है. ऐसी बहुत सारी बातें हैं. इसलिए बहुत सारे स्मरण है भी, मगर मैं एक छोटा स्मरण जरूर दूंगा कि वो कितने अनअश्यूमिंग है. वैसे जब वो प्रधानमंत्री बने तो जुलाई महीने में होगा 2014 में, मैं उनको मिलने के लिए समय मांगा और मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने समय दिया. तो पीएम हाउस में जब मैं गया, अभी इतनी आदत भी नहीं थी पर इतने बड़े नेताओं को मिलने की,
तो जाने के बाद वहाँ वेटिंग हॉल में बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया कि मैंने कोई फूल वूल तो लाए ही नहीं. फूल का दस्ता ले जाना, दैट वाज द मिनिमम दैट आई कुड हैव डन. बट सिंस आई वाज नॉट अकस्टम्ड टू ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर इन अ वे वेरी फॉर्मल, तो मेरे मन ही मन में मैं कोसता रहा कि ऐसे कैसे भूल हो गई अपनी. तो जैसे मैं अंदर गया बुलावा आने के बाद, तो पहली नमस्कार करते हुए मैंने कहा कि भाई साहब क्षमा करें, मैंने फूल वूल तो लाए नहीं. तो मेरे पीठ पर एक ऐसी हल्के से ये करते हुए उन्होंने कहा बुद्धिमान हो. तो ये उनकी दृष्टि थी कि अच्छा किया फूल नहीं लाए, क्योंकि इसका कोई ये फजूल खर्ची है, कोई ज़रूरत नहीं. और बाद में उन्होंने लोगों को कहा भी कि इंस्टेड ऑफ बुके गिव बुक्स, एंड दैट इज़ हाउ ही हैज़ प्रमोटेड द बुक कल्चर एज वेल. So there are many things, and I believe there is a huge learning to be working with our great leader. So I was told by my friends backstage that there are youngsters in the audience. उन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं आपके लिए. So one question is, you have a knack for social media, plus you have a knack for communicating with the youngsters there. और आपको नई टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है. यू मेक अ पॉइंट दैट यू आर अपडेटेड. तो what would you like to advise these youngsters who spend a lot of time on social media? I think social media, like all other media, is to serve the cause which is closer to our heart. It may be our own social relationship, even other relationships for that matter, or any particular philosophy or thought that you would like to pursue. तो सोशल मीडिया आपके उपयोग के लिए है, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आप नहीं है. इसलिए उसकी दास्यता स्वीकारने की कोई ज़रूरत नहीं. ये जो क्या बोलते हैं आप, फियर ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. कोई मिस आउट वगैरह नहीं होता. वैसे भी हमारे जो संगठन में लोग बताते हैं वो ये होता है कि ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल. तो कोई मिसिंग आउट नहीं होगा. आप मान लीजिए 8 दिन फेसबुक पर अवतीर्ण नहीं हुए तो आसमान टूटने वाला नहीं है, और किसी को ध्यान में भी नहीं आएगा. कोई पूछेगा क्या आ रहा है, आप दिखाई नहीं दिए, कोई पूछेगा नहीं. वो तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा फेसबुक पर उसके. आप नहीं आए तो ऐसा क्या हो गया. सो वी हैव टू यूज इट इंटेलिजेंटली एंड विद डिस्क्रिशन, बट लेट अस नॉट बी द स्लेव ऑफ ऑल द सोशल मीडिया एंड देन हैव दैट syndrome which is called as FOMO. Vinay ji, in between in our conversations in the last few months, you appealed to the youngsters to start a YouTube channel focusing on the area where they stay. उसके बारे में आप कुछ बताइए. See, this was basically to the party workers जो बूथ पर काम करते हैं उनके लिए, मगर ये हर किसी के लिए हो सकता है. Thankfully, YouTube has provided a particular thing, क्योंकि क्या है कि Facebook वगैरह तो है ही, और मगर थोड़ा सा कैटेगराइजेशन हुआ है. लोग बोलते हैं, एंड आई बिलीव देयर इज़ अ रिसर्च बिहाइंड व्हेन पीपल से दैट 40+ वाला जो एज ग्रुप है वो फेसबुक पर जाता है, 20 to 40 है वो ट्विटर में बहुत सक्रिय है, और 20 के पहले वाला है वो इंस्टा तक ही ज़्यादा से ज़्यादा वो सक्रिय रहते, वॉट एवर इट इज़. मेरा अपना मानना है कि आजकल स्टैटिक की दुनिया रही नहीं है. लोगों को चलते फिरते, घूमते, गाते, नाचते, ऐसे ही चित्र यानी फिल्म कुछ ना कुछ ऐसा देखना ज़्यादा पसंद आता है. फिर ये भी देखा गया कि ये जो पॉडकास्ट है, that has become a very in thing kind of, and there are many people who are into that, which is also good. Many people are mastering the art of communication through that. So if you are really active in your local area and you would like to communicate that in a decent manner, तो आप अपना एक YouTube चैनल शुरू करिए. 8 दिन में मैंने अपने परिक्षेत्र में क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सी समस्याओं ने मुझे विचलित किया, कौन से विषयों पर मेरा कुछ एक चिंतन बना, कौन से ऐसे सवाल है जिससे मैं घिरा रहा, ये आप बोलेंगे तो आपका कम्युनिकेशन भी सुधरेगा, आपका चिंतन भी उस निमित्त से परिपक्व होकर सामने आएगा. और कुछ किए बगैर आप YouTube चैनल पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप करेंगे नहीं और दिखाएंगे. लोग तो अभी जान सकते हैं कि कौन सा बॉट है और कौन सा क्या है. तो इन अ वे इट ऑल्सो इंश्योर्स
a little amount of transparency also. Of course, artificial intelligence can create an artificial perception also, but till such time that there is nothing like artificial emotion, क्योंकि वो तो पहले से ही है, अभी नया टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इमोशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि हम ऐसे कुछ नए नवाचार करेंगे तो शायद अच्छा होगा. मेरा अपना तो ये भी मानना है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में है उनको एक्चुअल वर्ल्ड में भी इकट्ठा आने की ज़रूरत है. आई हैवंट सीन an association of Facebook members for or Facebookers, whatever you want, Twitter 80 जैसा है कि भाई नई दिल्ली की ट्विटर 80 सारी इकट्ठा आती है या करोल बाग के फेसबुक वाले इकट्ठा आते हैं. ऐसा हुआ नहीं है. ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ताकत को हम और अधिक सघनता से और समाज के और देश के काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं. Sir, you had also organized an influencers meet some time back, and many of these influencers who are my friends also, they enjoy a very good rapport with you. So मेरा प्रश्न ये है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या आप उनसे भी कुछ सीखते हैं, और क्या ऐसा कुछ है जो आपने सीखा है which you try to implement in your own social media? वेल जैसे किताब पढ़ने के बारे में है कि द मोर यू रीड द मोर यू फील हाउ लेस यू रीड, तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसा ही है. और ये जो युवा साथी हमारे इतने कम समय में और टेक्नोलॉजी पर एक पकड़ पाते हैं और तरह तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करने की कला में एकदम प्रवीण हो जाते हैं, तो देयर इज़ ए लॉट टू थिंक एंड टू लर्न फ्रॉम देम, आई बिलीव सो. और उसके पीछे काफ़ी मेहनत भी है. अगर हम में से किसी को लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ दैट ईजी. उसके पीछे परिश्रम है, कुछ छोटा बड़ा भी क्यों ना हो, मगर रिसर्च है, कुछ ज्ञान है, कुछ आकलन है, तो ये सारा है. और उस दृष्टि से ये यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, पॉडकास्ट वाले लोग हैं, इनकी अपनी एक दुनिया बनी है. और किसी को अच्छा लगे या न लगे, ये दुनिया और अधिक ताकतवर होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं. So my last question to you would be, governance and politics is undergoing a massive change, whether it is because of social media, or a new breed of youngsters entering politics, or even AI. So अगले 5 साल में 10 साल में राजनीति बदलने वाली है. तो अगले 5 साल और 10 साल की राजनीति कैसे होगी, especially in the context of the youngsters sitting in the audience? How should they prepare themselves for the next 5 to 10 years? Well, I think at the core politics may not change for that matter. मगर टेक्नोलॉजी का प्रभाव, जनता की उभरती आकांक्षाओं का दबाव, ये तो सारा रहेगा ही रहेगा. और इसलिए ऐसे 20 समथिंग जब मिलते हैं और राजनीति में कुछ करने की आकांक्षा रखते हैं, तो उनको मैं आग्रह से केवल यही कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिमांडिंग इन एवरी वे. योर मनी, योर रिसोर्सेस, योर टैलेंट, योर टाइम, एवरीथिंग. पॉलिटिक्स इज़ लाइक ए ब्लैक होल. आपको पता भी नहीं चलेगा इतना सारा मैंने इन्वेस्ट किया, क्या हुआ, ऐसा भी आपको लग सकता है. पॉलिटिक्स इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. पॉलिटिक्स इज़ वेरी क्रूएल एट टाइम्स. तो इस पूरी स्थिति का अगर आपको मानसिकता है, तैयारी है, तो ज़रूर आप राजनीति में आइए. अन्यथा पॉलिटिक्स ये कोई आसान विषय नहीं है, कभी भी था नहीं, इसके पहले भी था नहीं. और दूसरा यह है कि पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन का महत्व दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है. उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू हैव सम कमांड ओवर लैंग्वेजेस एज वेल. और इसलिए अपनी मातृभाषा, फिर राष्ट्रभाषा, फिर विश्व भाषा, इन सभी भाषाओं पर एक अच्छी पकड़ आप बनाओगे तो आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात कर पाओगे, अपनी चीज़ों को बता पाओगे. मुझे ऐसा नहीं कहना था, ऐसा कहना आपके ऊपर ये समय नहीं आएगा. जो आपको कहना है वही आप कहेंगे और उसको सुधारने की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी. तो उस दृष्टि से ये भी एक मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ गोइंग टू बी इवेंचुअली अ गेम ऑफ स्मार्ट कम्युनिकेशन, and that is going to create a perception also. If some of us believe that we are victims of misperception, then perhaps you have to look into your own methodology of communication. If you improve that, chances are that your perception about you will also improve. Thank you. Thank you, Vinay ji.
Vinay ji, thank you for this open and candid conversation. We spoke on governance, we spoke on training, we spoke on arts, we spoke on politics, we spoke on technology, we spoke on youngsters and politics. Thank you for your time, sir. Sir, before we end this round, there is a book release which is going to happen. I'll request Kamlakant ji to come up and make the announcement. धन्यवाद। अभी आप सभी को जानकारी भी होगी कि रामबाबू महाला की प्रबोधिनी की एक जर्नल आती है जो बाई एनुअल है। वो इंडियन जर्नल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की हम नई बुक अभी हमारी जर्नल आ चुकी है, उसको रिलीज़ करने के लिए मैं मंच पे जगदीश जाधव सर, विनय सर, देवेंद्र पै जी भी, आप भी रुके, जयंत सर को मैं मंच पे आमंत्रित करूँगा। जयंत सर, जगदीश सर, यह जर्नल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेकर के ये हमारा जर्नल साल में 2 बार निकलती है। इसके संपादकीय टीम के एडिटर इन चीफ डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे सर हैं और एसोसिएट एडिटर के रूप में प्रोफेसर जगदीश जाधव सर हैं जो अभी हमारे बीच में थे।